नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बढ़िया ही होंगे। तो कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन ही तो किए थे, हाँ कुछ मिक्स क्वेश्चन किए थे, ठीक। और अभी 2-3 चैप्टर छोटे छोटे बचे हुए थे आप लोगों को पढ़ाने के लिए, जैसे गुणनखंड का प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक कोण एवं परिमेय संख्याएं, और इनके क्या हैं गुणनफल, भागफल, और क्या है एक वो कोष्ठक और सरलीकरण वाला, यानी कि बॉड मास पूरा पूरा उसमें आ जाता है, ठीक है। व्यंजकों का जोड़ घटाना, गुणा भाग। तो ये सारी चैप्टर अभी बचे हुए थे, 2-3 चैप्टर छोटे छोटे। तो देखिए, हो सकता है 1-2 चैप्टर मैं इसी में समेट दूँ, ठीक है। क्योंकि जब नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ तो इसमें 2 चैप्टर आपका इसी पे, 2 या 3 चैप्टर इसी पे बेस है केवल। कौन कौन सा? एक तो प्राकृतिक कोण एवं परिमेय संख्याएं, इसका इतना ही नाम है। और दूसरा वाला जो है वो क्या नाम है उसका? उसका भी ऐसे ही कुछ नाम है, वो भी इसी से रिलेटेड है कि हाँ शायद पूर्ण संख्याओं का जोड़ घटाना, गुणा भाग, या ऐसे कुछ है। और परिमेय संख्याओं का ऐसे कुछ है, ठीक। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो है वो इसमें हो सकता है कि आज सिमट जाए, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और शेयर कर दीजिए और भी दोस्तों को कि वो भी आ जाएं और क्लास को ज्वाइन कर लें, ठीक। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ़ अगर हो तो बताइए। उम्मीद है कि नहीं होगा, ठीक। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं, ठीक। तो हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं। तो संख्याएं क्या होती हैं? देखो, पहले के लोग क्या थे, याद करिए वो ज़माना। कौन सा ज़माना? जब लोग जंगलों में निवास करते थे, गुफाओं में रहते थे और शिकार खेलते थे, है ना। तो उन लोगों को संख्याओं का तो ज्ञान था नहीं। तो उन लोगों को जब कोई चीज़ गिनना उनना होता था तो वो लोग पहले कैसे गिनते थे? ऐसे लाइनें खींची जाती थी, है ना। ऐसे लाइनें खींचते रहते थे, ठीक है। तो इसी से ये लोग क्या करते थे, गिनती करते थे, 1 2 3 4 ऐसे कुछ करते रहे होंगे, है ना। तो अब सोचिए, जब 150-200 हो जाते होंगे लाइनें तो कितना मुश्किल से वो गिनते होंगे, है ना। कितना मुश्किल पड़ता होगा गिनने में। तो जब थोड़ा सा क्या हुआ कि मुश्किलें बढ़ने लगी तो कुछ गणितज्ञ पैदा हुए, ठीक। तो वो क्या किए, जब उन्हें दिक्कतें होने लगी गिनने में तो वो क्या किया, उन्होंने संख्याओं की खोज की, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे बनाया हो गया 2, ऐसे कुछ लिखे हो गया 3, ऐसे कुछ लिखे बोल दिए ये 4 है, ऐसे कुछ लिख दिए बोल दिए ये 5 है, ठीक। तो इसी तरह से संख्याओं की खोज हो गई होगी, ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ, प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं? अब ये सब छोड़िए, ये सब तो होता रहता है, ठीक है। तो खोज वोज हमेशा चलती रहती है। क्या है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ेगी वैसे वैसे आविष्कार होते जाएंगे, ठीक। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो कहते हैं ना कि हम जो संख्याएं प्रयोग करते हैं चीज़ों या वस्तुओं या फिर किसी भी चीज़ को गिनने के लिए, अंग्रेजी में बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर, और डेनोट करते हैं एन से, ठीक। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका हम दैनिक जीवन में गिनती के लिए प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए गिनती के लिए प्रयोग करते हैं का क्या मतलब है। अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि जाइए और कक्षा 5 में देख कर आइए कि कितने बच्चे हैं। आप गए, आप क्या करेंगे, गिनेंगे बच्चों को कि 1 2 3 4 5 6, आप फिर ऐसे गिनेंगे, ठीक। ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चा जो थोड़ा सा ज़्यादा छोटा होगा, उसकी हाइट जिसकी कम होगी, तो उसको आधा तो गिनेंगे नहीं आप, है ना। उसको भी कि 6.5 7.5 ऐसे तो गिनेंगे नहीं। गिनेंगे तो पूरा ही गिनेंगे कि 6 7 8 9 ऐसे ही। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, पूर्ण संख्याएं बोली जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जो पूरी पूरी होती हैं। पूर्ण का मतलब क्या हुआ, पूरा हुआ, आधा पौना सवा ये सब नहीं, ठीक है, पूरा हो।
तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं जो होती हैं जिसको हम n से, सॉरी पूर्ण नहीं यार, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जिनको हम n से डेनोट करते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, और हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक, प्राकृतिक संख्याएं। और डेनोट किससे करते हैं? n से, ठीक है। तो n बराबर क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5, ऐसे ये चला जाएगा इनफाइनाइट तक, ऐसे ही चलता चला जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही ये चलता चला जाएगा जितना आप ले जा पाएँ, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 1 अरब 2 अरब, जितना ले जा पाएँ, ठीक है। ऐसे ये चलता चला जाएगा। अब बात आती है इसके बाद में कि होल नंबर क्या बोलते हैं इसको? WHOLENUMBERS, होल नंबर्स, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो इसको डिनोट करते हैं हम W से। किससे? W से। और ये क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं में क्या इंक्लूड हो जाता है? जब हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्याएं, ठीक। 0 1 2 3 4, ऐसे ही चलता चला जाएगा, ये भी अनंत तक, ठीक। तो प्राकृतिक संख्याओं में जब हम जीरो को भी ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक। क्या हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 सब इसमें आ जाएगा पूर्ण संख्या में। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जीरो है और इसमें जीरो नहीं है प्राकृतिक संख्या में, ठीक है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं, ठीक। इसके बाद फिर क्या आता है? पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? INTEGERS, इंटीजर्स, ठीक। और हिंदी में कहते हैं इसको पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। और डेनोट किससे करते हैं इसको? तो Z से भी करते हैं और I से भी करते हैं, ठीक। कहीं आपको Z लिखा मिल सकता है, कहीं I लिखा मिल सकता है। तो इसमें क्या आता है? तो इसमें आते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या आते हैं? नेचुरल नंबर्स, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं। और क्या आते हैं? तो सभी प्राकृतिक संख्याएं और इनके नेगेटिव्स, यानी कि यही संख्याएं क्या नेगेटिव में, ऋणात्मक में, जैसे -1 -2 -3 -4, ये, ठीक। तो और इनके ऋणात्मक, ठीक है। और क्या आता है? तथा शून्य, यानी कि 0, ठीक। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक नंबर लाइन बनाएं जिसको हम कहते हैं संख्या रेखा, तो संख्या रेखा पर अगर हम कहें ये है 0, ये क्या है? 0 है, बीच में रहता है 0 ही। इधर क्या होगा? इधर सारे धनात्मक संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5, ऐसे ये चलता चला जाएगा। और इधर क्या होगा? ऋणात्मक संख्याएं, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो 0 के इधर जो हैं ये वाले, ये क्या हैं? नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, जिनको हम क्या कह सकते हैं? ऐसे I- लिख सकते हैं, क्योंकि I से डेनोट करते हैं, ठीक। या फिर क्या लिख सकते हैं? Z-,
और ये जो जीरो है ये तो जीरो ही रहेगा। और जीरो के जो दाहिने साइड है इसको हम क्या लिख सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसको हम डेनोट कर सकते हैं जेड प्लस से या फिर आई प्लस से। समझ गए? तो जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम डेनोट करते हैं किससे, आई प्लस से। और वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही चलते चले जाते हैं। और इन्हीं संख्या, यही जो होते हैं प्राकृतिक संख्याएं, इसी में जब माइनस लग जाता है, ऋण लग जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाते हैं। ठीक है? जैसे आपके पास अगर 2 रुपये है, हैं? क्या है, आपके पास अगर 2 रुपये है तो आपके पास वो 2 रुपये क्या है, मतलब आपके पास वो 2 रुपये है तो प्लस में होगा क्योंकि आपके पास है। अगर वो 2 रुपये आप क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं, तो क्या होगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, तो वो जीरो हो जाएगा। और उसको खर्च करने के बाद आपको फिर आपकी गर्लफ्रेंड कहती है कि ऐसा है, हमको एक चॉकलेट खरीद कर दो आज, और आपके पास पैसे तो ख़त्म हो गए, आप क्या करेंगे, तो आप जाते हैं किसी से 5 रुपये उधार मांगते हैं। ठीक, और क्या करते हैं, जाते हैं एक 5 रुपये वाला डेयरी मिल्क खरीद कर दे देते हैं। तो वो जो 5 रुपये आपने लिए वो क्या हो गए, कर्जा में हो गए। तो वो क्या हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो ऋण में आपका चला जाएगा, तो आ जाएगा -5। ठीक, तो इस तरह से पहले आप क्या थे, पहले आपके पास 5 रुपये थे और उसके बाद में उस 5 रुपये को आपने खर्च कर दिया तो आपके पास हो गए जीरो। और जीरो के बाद में फिर क्या हुआ, आपको ज़रूरत पड़ी, ऊपर से प्रेशर पड़ा कि नहीं हमको चाहिए ही, तो आपने क्या किया, क्या किया आपने क्या किया, 5 रुपये कर्जा लिया अपने दोस्त से और चॉकलेट खरीद कर दे दिया। ठीक, तो ये थी क्या, पूर्णांक की अवधारणा। अब देखिए, जब मैंने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर दिया तो उसमें एक क्वेश्चन आया था जो कि ऑब्जेक्टिव में आया था, और पहला क्वेश्चन ही यही था। क्या था, कुछ इस प्रकार था, निम्नलिखित में सबसे छोटा पूर्णांक, निम्नलिखित में सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। ठीक, और ऑप्शन कुछ इस प्रकार थे, मान लीजिए ए है 1, बी है 0, सी है -1 और डी है, इनमें से सभी, या एक और कुछ था पता नहीं, याद नहीं है। ठीक, ऐसे ही कुछ था ऑप्शन। तो इसमें से क्या आंसर होगा आपका, निम्नलिखित में से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या कौन सा है, या सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है। तो देखिए, इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, और बहुत लोग, जिसमें हम भी शामिल थे, इसको पूर्ण संख्या समझकर क्या लगा कर आए थे, जीरो लगा कर आए थे। मैं खुद जीरो लगा कर आया था इसका। ठीक, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं पूछा है, पूर्णांक पूछा है, इंटीजर पूछा है। और पूर्णांक, जब ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है तो इन 4 में से बताना है, तो इन 4 में से पूर्णांक क्या हो जाएगा, इन 4 में से सबसे छोटा पूर्णांक जो होगा वो -1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 0 जो है ये इससे बड़ा है, 1 जो है ये भी इससे बड़ा है, और एक और जो भी दिया था वो भी उससे बड़ा ही था। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, -1 ही सही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं आपको दे देता -3 या -5 दे देता, मान लीजिए -3 में दे दिया, तो क्या हो जाएगा, तब -3 सही हो जाएगा, क्योंकि -3 जो है वो -1 से भी छोटा है। ठीक, तो आप जैसे जैसे बाएं साइड जाएंगे इस नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पर, जैसे जैसे आप लेफ़्ट साइड को मूव करेंगे इधर को, तो क्या होगा, जो इसकी वैल्यू है संख्या की वो क्या होगी, कम होती जाएगी, घटती जाएगी। और जब आप दाहिने साइड चलना शुरू करेंगे इस साइड को, तब क्या होगा, तो इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। थोड़ा सा मिटाते हैं फिर।
अब बात करते हैं किसकी, परिमेय संख्या, जिसको कहते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक, इसको डेनोट किससे करते हैं, क्यू से। किससे, क्यू से। ये क्या होता है भैया, हैं, परिमेय संख्या क्या होता है, तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें, और इसमें P एंड Q क्या हों, P एंड Q जो हैं वो क्या हैं दोनों, तो वो दोनों क्या हैं, इंटीजर्स। ये क्या होता है, बिलोंग्स टू का साइन, मतलब ये बिलोंग करती हैं उसको, उस कैटेगरी को। ठीक, तो P और Q क्या हैं, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मतलब हम लिख देंगे यहाँ पे I, तो P और Q क्या है, I है। ठीक, P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं। एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया Q का मान तो क्या हो जाएगा, तो संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। कैसे, मान लीजिए दिया हुआ है 5 बटा में, अगर 0 हो जाएगा तो 5 को 0 से ज़िंदगी भर भाग करते रहिए आप, वो कभी कटेगा ही नहीं। 0 पंचे 0, फिर 0 होगा, 0 पंचे 0, फिर ऐसे करते रहेंगे तो क्या होगा, वो कभी नहीं कटने वाला है। तो उसका क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक, क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो इसीलिए क्या होता है, तो क्यों है ये 0 नहीं हो सकता है, P 0 हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक, 0 एक परिमेय संख्या है। तो अगर हम किसी संख्या को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक, जैसे 2/7 माइनस 3/7, 4/11, 5 सही 6/3, और क्या हो सकता है, 0.76, 0.67। ठीक, और क्या हो सकता है, 0.754, और ऐसे बार लगा दिया जाए। ठीक है, 0.82, और ऐसे इस पर बार लगा दिया जाए। और क्या हो सकता है, √4, √9। ठीक है, तो ये सब क्या हैं, और क्या, और 3.14। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हैं, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए लिखा हुआ P/Q के रूप में, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। ये क्या हो जाएगा, 3 × 15 और 6 क्या हो जाएगा, 21, तो 21/3 हो जाएगा। ये भी हो गया, दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे 1 आएगा और 6 के नीचे 0 बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6/10, तो यह भी परिमेय संख्या हो गया। ये क्या हो जाएगा, 67/100 हो जाएगा, यह भी परिमेय संख्या है। इसको जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, इसको कैसे चेंज करते हैं, तो इसको देखिए कैसे चेंज करते हैं। इसको चेंज करते हैं 9 बटा, अच्छा हाँ ठीक है, इसको देखिए कैसे चेंज करते हैं। 0.754 बार ये किस पे लगा है, 4 पे लगा हुआ है। ठीक, तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 754। ये तो 3 बार आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद क्या करिए, माइनस करिए, क्या माइनस करेंगे, जो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो क्या इंक्लूड नहीं है, बार जिस पर नहीं लगा है उसको माइनस करेंगे। तो 75 पर बार नहीं लगा हुआ तो हम 75 इसमें से माइनस करेंगे, और बटे में क्या होगा, तो जिस पर बार लगा हुआ है, किस पर बार लगा है, 4 पर, तो जितनी संख्याओं पर बार लगा रहेगा तो उतनी बार 9 लिखेंगे। तो 1 पर बार लगा हुआ है तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, और बच कितनी रही है, 2 संख्याएँ, तो हम 2 0 बढ़ाएंगे। ठीक,
तो ये कितना हो जाएगा, 14 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 9, और ये बचेगा 14 में से 7 घटाएंगे तो 7। ठीक, 14 में 5 गई 9, 14 में से 7 गई 7, और ये बचेगा 6। तो 679 बटे में कितना आ जाएगा, 900। तो इसको हम इस तरह से बदल सकते हैं। इसी तरह से हम 82 को बदल सकते हैं। 82 को कैसे बदलेंगे, 82 के ऊपर ये लिखा हुआ है क्या, 0.82, इस पर बार है। ठीक है, तो इसको कैसे बदलेंगे, तो 82 लिखा हुआ है तो आप 82 पूरा ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई ऐसी संख्या नहीं लिखी हुई है जिसमें क्या हो, जिस पर मतलब बार ना हो। अगर कुछ लिखा है तो 0 ही लिखा है, तो 82 में से 0 घटाने का कोई मतलब है नहीं, वही रहेगा। ठीक, बटे में क्या आएगा, तो 2 संख्याओं पर बार लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2 बार 9 लिख देंगे। ठीक, और कोई संख्या ऐसी नहीं है जिस पर बार ना लगा हुआ हो, 0 है तो उसको हमें लिखना नहीं है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 82/99, और यही क्या हो गया, यही आपका हो गया P/Q के रूप में। ठीक, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं P/Q के रूप में। 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 होता है, बाहर ले आएंगे इसको 2 हो जाएगा। 9 को कैसे लिखेंगे, 3 तियानवा होता है। 3.1 4 को कैसे लिखेंगे परिमेय संख्या में, तो दशमलव हटाएंगे तो 314 बटा क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक, तो ये सब क्या है, ये सब परिमेय संख्या के रूप में लिखी जा सकती हैं, मतलब P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। तो ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, पहचान सकते हैं आप ना कि कौन सा परिमेय संख्या है कौन सा नहीं है। देखिए, अगर कोई अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई अंक ऐसा है, मतलब दशमलव के बाद में कुछ ऐसा आ रहा है कि आता ही चला जा रहा है, आता ही चला जा रहा है, आता ही चला जा रहा है, ना वो रिपीट हो रहा है और ना ही वो ख़त्म हो रहा है, जैसे पाई का मान था। ठीक है, पता नहीं कितने प्लेस तक निकाल डाले, वो ख़त्म ही नहीं हुआ है, तो ये क्या था, ये परिमेय संख्या में आ जाता है। ठीक, तो अब हम वही लिखने वाले हैं, क्या है, अगला है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या से तात्पर्य है किसका, इरेशनल नंबर्स, NUMBERS। ठीक, परिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर्स। तो ये क्या होते हैं, ये वो संख्याएं होती हैं जिनका अगर हम मान निकालने बैठे तो क्या आता है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम भाग देने लगे इसको तो क्या होगा कि ना तो ये टर्मिनेट होगा, मतलब कि ख़त्म होगा, और ना ही ये रिपीट होगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या मैं लेता हूँ, मुझे पता नहीं है वैसे एक्चुअली कि क्या संख्या हो सकती है, तो मान लीजिए मैं कोई संख्या लेता हूँ, ठीक है, और उसको किसी संख्या से भाग देता हूँ, तो उसका जो भागफल है वो कुछ इस प्रकार आता है, 0.12345696297 ये कामा क्यों लगा रहा हूँ मैं, 69 6 2 9 7 8 3 1 5 6 4 9 8 5, ऐसे मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है कि कौन सा नंबर कब रिपीट हो जाए, कब क्या है, कोई सीक्वेंस। कामा लगा रहा हूँ, बताओ, ये भागफल में मैं कामा लगा रहा हूँ, कामा नहीं होगा भाई, भागफल लिखा हूँ मैं यार, आदत पड़ गया है कामा का एलसीएम से। ठीक, तो ये क्या है, ये भागफल है, तो कोई इसमें रेगुलर इंटरवल पे ना तो रिपीट हो रहा है ना ये ख़त्म हो रहा है कहीं पे, ये ऐसे क्या है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। तो इसी तरह से ऐसे क्या है, वो पाई की वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है, तो पाई की वैल्यू ऐसे ही वो करते चले गए, पता नहीं कितने हज़ार की लाख प्लेस तक वो निकाल डाले थे, हमको ध्यान नहीं है।
तो निकाल डाले पता नहीं कितने हज़ार प्लेस तक, ठीक। और ऐसे ही आता चला जा रहा था, कोई उसमें रेगुलर इंटरवल पे ना तो रिपीट हो रहा था, ना ही क्या हो रहा था उसमें कोई ख़त्म हो रहा था, ठीक। तो वहाँ तक वो निकाल डाले, लेकिन वो पाई का वैल्यू निकला नहीं एग्जैक्ट, ठीक है, पाई का वैल्यू एग्जैक्ट निकला नहीं। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉट नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। अब हिंदी में हम क्या बोलते हैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इसका यही मतलब हुआ कि ना तो ये ख़त्म हो रहा है और ना फिर क्या हो रहा है, कोई संख्या इसमें रिपीट हो रही है, ठीक है, ना ही इसमें कुछ ख़त्म हो रहा है और ना ही कोई संख्या रिपीट हो रही है। ऐसे ही ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, आप निकालते रहिए, चलता चला जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, ये एक तरह से क्या है, ये है परिमेय क्यों लिखा हूँ मैं, अपरिमेय होगा। ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक। अब जैसे हम क्या लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर के अगर उदाहरण हम लिखने बैठे हैं तो पाई अपने आप में सबसे बड़ा उदाहरण, √2 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, √5 लिख सकते हैं, √7 लिख सकते हैं, √11 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक। क्योंकि हम इनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई देखो, अगर ये डेसिमल में ख़त्म हो जाए, कहीं पे ये रुक जाए, थम जाए, तब तो हम उसको कन्वर्ट करें। जब वो थम ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है, ना तो वो मर रहा है, ना फिर हार मानने को तैयार है, तो क्या करोगे, लड़ते रहो, है ना। ना वो हार मान रहा है और ना ही वो मर रहा है, ना आप उसे मार पा रहे हैं और ना आप उसे हरा पा रहे हैं, तो युद्ध लड़ते रहिए। तो ये था आपका क्या, अपरिमेय संख्याएं, ठीक। अब क्या आते हैं, रियल नंबर्स, REAL रियल, NUMBERS नंबर्स, जिनको क्या कहते हैं हिंदी में, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो रियल नंबर्स का एक सीधा सा मतलब है क्या, जितनी भी रेशनल और इरेशनल यानी कि जितनी भी परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं हैं, और क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, वो सब क्या है, रेशनल नंबर्स हैं, सॉरी वो सब वास्तविक संख्याएं हैं, पता नहीं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। जितनी भी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, उन सबको मिलाकर क्या बनता है, वास्तविक संख्याएं, ठीक। क्या है, जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं, इन दोनों को मिलाकर जो बनता है वो क्या बनता है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या आती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, अब आते हैं हम अपने में। अपना मतलब थोड़ा सा और आगे, ये सब थोड़ा सा क्या था, एकदम बेसिक, अब थोड़ा सा आ रहे हैं लेवल पे। तो वो क्या है, इसके बाद आएगा आपका क्या, सम संख्याएं, सम संख्याएं या सम संख्या कहते हैं सीधे, संख्याएं ये लिखो, एक तो थोड़ी है, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होंगी, अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर्स, क्या कहते हैं, इवन नंबर्स, ठीक। तो वो नंबर्स जो क्या हों, 2 से एग्जैक्टली पूरी तरह से यानी कि डिविजिबल हों, मतलब शेषफल उनका क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स, सम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्याएं। द नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 आर नोन एज इवन नंबर्स, ठीक। फिर समझ गए ना, जो क्या लिख दूं, क्या, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो,
पहचानने का तरीका भी बता दे रहे हैं, पूर्णतः विभाजित हो। पहचानने का तरीका क्या है कि जी इसका जो इकाई का स्थान होगा वो क्या होगा, इकाई का स्थान 0, 2, 4, 6, 8 ये होगा। क्या होगा? 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये है तो क्या है, वो संख्या सम है। इकाई का स्थान 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, मतलब बिल्कुल दाहिने साइड वाला अंक। ठीक, फिर देखते हैं क्या है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट जो होता है विषम संख्याएं। तो जो संख्याएं सम नहीं है वो क्या है, विषम संख्याएं हैं। ऑड नंबर्स, ठीक है। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो 2 से पूर्णतः, बाकी वो किसी से भी हो कोई मतलब नहीं है, अगर वो 2 से विभाजित नहीं है तो वो विषम संख्या है। जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, इसका इकाई का स्थान क्या हो सकता है। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है भाई, देखो ये नहीं होगा तो विषम ही होगा, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं। इसका जो इकाई का स्थान होगा वो होगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। ठीक, क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, विषम संख्याएं हो जाएंगी वो। ठीक, इसके बाद क्या आएगा, इवन हो गए, ऑड हो गए, अब आता है प्राइम नंबर्स। ठीक, तो प्राइम नंबर्स मतलब क्या हुआ, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से क्या हो, खुद से विभाजित हो या फिर 1 से विभाजित हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं स्वयं अथवा 1 से विभाजित होती हैं, पूर्णतः लिख दे रहा हूँ, 1 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसके जो गुणनखंड होते हैं वो कितने होते हैं, इसके जो गुणनखंड होते हैं कितने होते हैं, केवल 2 गुणनखंड। या तो वो संख्या खुद होती है, अपवर्तक जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो अपवर्तक इसके कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक तो खुद वो संख्या होती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्वयं, और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, 1 होता है। ठीक, जैसे 3 है, ठीक, 3 हमने लिखा हुआ है, तो 3 का क्या होगा, एक तो 3 को अगर हम पूछे कि 3 के कौन कौन से अपवर्तक हैं, तो एक तो भाई 3 खुद है, 3 एकम 3 कट जाएगा, ठीक, 0 आ जाएगा। और दूसरा क्या होगा, 1 होगा, 1 3 3 कट गया, 0 आ गया। इसके बजाय और कोई अपवर्तक इसका नहीं मिलेगा आपको। ठीक, तो ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। इसके बाद भाज्य संख्या।
क्या? भाज्य संख्याएं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। ये क्या होते हैं? क्या होते हैं? तो जिनका दो से ज़्यादा, मतलब ये जो होते हैं, ये दो फैक्टर जो हैं, इनसे ज़्यादा जो हो वही क्या होते हैं? वही भाज्य संख्याएं हैं। अगर दो फैक्टर से ज़्यादा है, ठीक है, दो अपवर्तक से ज़्यादा है, ठीक है, अगर तीन अपवर्तक, चार अपवर्तक है, तीन अपवर्तक है, तो क्या हो जाएगा? वो भाज्य संख्याएं आ जाएंगी। या फिर कह सकते हैं कि जो अभाज्य नहीं है वही क्या है? भाज्य संख्याएं। जैसे अगर हम लेते हैं 4 को, ठीक, तो 4 का अगर हम अपवर्तक की बात करें तो कौन कौन सा होगा? एक तो 4 खुद हो गया, और एक हो गया 1, तो ये दो तो सब में होते हैं। अगर हम तीसरे की बात करें तो क्या होगा? तो 2 होगा। क्या होगा? तीसरा अपवर्तक इसका 2 होगा, ठीक। तो ये क्या हो गया? ये कंपोजिट नंबर्स हो गया। ये किससे मिलकर बना हुआ है? 2 गुणे 2 4 किससे मिलकर बना है? इन दोनों नंबर से मिलकर बना है, ठीक है। अगर हम 6 की बात करें तो किससे मिलकर बना है? 6 का हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 किससे किससे मिलकर बना है? 2 और 3 से मिलकर बना है। ये 2 बार 2 से मिलकर बना था, ठीक। अगर हम बात करें 9 का, तो किससे मिलकर बना है? तो 3 गुणे 3 क्या होगा? 9 होगा, ठीक। अगर हम बात करें 18 का, 18 नहीं, और एक ही अंक में रहिए, 6 8 7 5 4 हो गया। 8 का अगर हम बात करें तो 8 किससे किससे मिला है? तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। या फिर लिख देंगे 4 दूनी 8, ठीक। या फिर लिख देंगे 2 चौक 8, ठीक। तो इनमें से हम किसी को भी मिलाएंगे तो क्या बनेगा? 8 बनेगा, ठीक। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट मतलब जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जो भाज्य होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। जो अभाज्य नहीं होते हैं, जिनके क्या होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं या अपवर्तक होते हैं, वो क्या होते हैं? स्वयं के और एक के अतिरिक्त भी होते हैं, ठीक। वो क्या होते हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ गए? टाइम देखें पहले कितना हो रहा है? 38। सॉरी। अब हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं के प्रगुण, ठीक है। क्या देखेंगे? पूर्ण संख्याओं के प्रगुण, मतलब उनमें जोड़, अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा? दो पूर्ण संख्याओं को घटाएंगे तो क्या होगा? दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करेंगे तो क्या होगा? दो पूर्ण संख्याओं को भाग करेंगे तो क्या होगा? तो ये सब सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक। तो पूर्ण संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग का प्रगुण। ठीक। पहला हम क्या देखेंगे? सारा जो पहला देखेंगे वो जोड़ के लिए, यानी कि योग के लिए देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्या आता है? पहला आता है संवरक। क्या आता है? पूर्ण संख्याओं पर योग का संवरक प्रगुण। सीधे लिख दे रहा हूँ मैं, संवरक, ठीक। संवरक प्रगुण का मतलब क्या है?
समवर्ग प्रगुण का मतलब क्या है कि अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हमें पूर्ण संख्या ही मिल रही है, ठीक। तो क्या ये सही बात है? तो देखिए, दो पूर्ण संख्याएं जैसे हम लेते हैं 2 + 3 हमने ले लिया, तो हमें क्या मिलेगा? हम इसको जब जोड़ेंगे तो इससे ज़्यादा ही मिलेगा, कम तो मिलेगा नहीं। तो क्या होगा? 5 मिलेगा। तो दो क्या है? पूर्ण संख्या है। 3 क्या है? पूर्ण संख्या है। 5 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो क्या मिलेगा हमें? जब हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? पूर्ण संख्या ही मिलेगा। तो ये क्या है? सही है, ठीक। क्या है ये? सही बात है भाई, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है? क्रम विनिमय। क्या है? क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक। इसका क्या मतलब है कहने का कि मान लो अगर हम 2 और 3 लिखा हुआ है, तो कह रहा है कि 2 में अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो क्या हम 3 में जब 2 को जोड़ेंगे तब भी 5 मिलेगा? मतलब क्या है कि 2 + 3 5 होता है, तो क्या 3 + 2 भी 5 होगा? क्या इसका आंसर भी 5 ही आएगा? तो बिल्कुल आएगा, ठीक है। चाहे पहले वाले में दूसरे वाले को जोड़ो तब तो भी आएगा वही चीज़, और चाहे दूसरे वाले में पहले वाले को जोड़ोगे तो भी वही चीज़ आएगा। दोनों में हमको पूर्ण संख्याएं ही मिल रही हैं, ठीक है। दोनों में हमें क्या मिल रही हैं? पूर्ण संख्याएं ही मिल रही हैं, और ये बराबर भी आ रहा है, ठीक। ये क्या है? दोनों में 5 ही आ रहा है, तो क्या है? ये भी सही है, ठीक। तो यह है क्रम विनिमय। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है भैया? तीसरा है योग का तत्समक अवयव। इसको हम और क्या इस तरह से लिख सकते हैं? a + b = b + a। इसको प्रगुण ये क्रम विनिमय वाले को, ठीक। पहले ए कर दें, चाहे बाद में बी कर दें, चाहे पहले बी कर दें बाद में ए कर दें, बात एक ही है, ठीक है। खा के पियो या पी के खाओ, पहले आता था ना मैगी का ऐड, खा के पियो या पी के खाओ, वही है। अब क्या है? योग का तत्समक अवयव। लिख जाओ भैया, योग का तत्समक अवयव। इसका कहने का क्या मतलब है? तो इसका कहने का बस इतना सा मतलब है कि अगर हम किसी भी पूर्ण संख्या में क्या करते हैं, मान लो 5 एक पूर्ण संख्या है और इसमें हम क्या करें? 0 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। 6 में 0 को जोड़ेंगे 6 मिलेगा। 8 में 0 को जोड़ेंगे 8 मिलेगा। तो ए में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो क्या हमें मिलेगा? वही संख्या मिल जाएगी, ठीक, ठीक है। तो ये है योग का तत्समक अवयव। अब क्या है? साहचर्य प्रगुण। चौथा क्या है? साहचर्य। योग का साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण क्या है कि आपको अगर 3 संख्याएं दी हुई हैं, a + b + c करिए, चाहे आप a + b + c करिए, बात एक ही है। जैसे आपके पास 3 संख्याएं हैं, 2 हैं, 3 है और 5 है, ठीक। इधर भी 3 संख्याएं हैं, 2 है, 3 है और 5 है, ठीक। अब आप चाहे पहले 3 और 5 को जोड़ लीजिए फिर 2 को जोड़िए, चाहे पहले 2 और 3 को जोड़ लीजिए फिर 5 को जोड़िए। दोनों ही केस में क्या होगा? उत्तर बराबर ही आएगा, ठीक। तो 3 5 क्या होता है? 8, और 8 में जो हम क्या करेंगे? 2 को जोड़ेंगे तब भी 10 आएगा। और 2 3 क्या होता है? 5, और 5 में हम 5 को जोड़ेंगे तब भी 10 होगा। तो क्या हो जाएगा? चाहे ए और बी को जोड़कर उसमें सी जोड़ो, चाहे बी और सी को जोड़कर उसमें ए जोड़ो, उत्तर दोनों केस में क्या आएगा? बराबर आएगा। अगर कोई भी हमें 3 पूर्ण संख्याएं दी जाती हैं तो क्या होगा कि चाहे 2 पूर्ण संख्या को पहले जोड़कर तीसरी को बाद में जोड़ो, चाहे पहले 2 संख्या को जोड़कर बाद में क्या करो? तीसरे वाले को जोड़ो, तो हमें क्या मिलेगा? उत्तर बराबर मिलेगा। और दोनों ही केस में हमें उत्तर क्या मिलेगा? पूर्ण संख्या ही मिलेगा, अगर ये तीनों संख्याएं पूर्ण संख्या है तो, ठीक।
लग रहा है जुकाम हो गया। अब इसको थोड़ा मिटाएं। अब क्या है, घटाने का प्रगुण है। दूसरा क्या है, घटाने का प्रगुण, घटाने का प्रगुण। ठीक, तो घटाने वाले प्रगुण में हम अगर संवरक में देखेंगे, ठीक है, क्या है संवरक में अगर हम देखें तो संवरक में अगर कोई भी दो पूर्ण संख्या हम लेंगे तो उसको घटाने पर हमें क्या मिलेगा, पूर्ण संख्या मिलेगा। क्या बात सही है? तो अगर हमारे पास क्या है, दो पूर्ण संख्या है, मान लो क्या है 2 और 3 है, तो 2 में से अगर हम 3 को घटाएं तो क्या हमें पूर्ण संख्या मिलेगा? क्या ये पूर्ण संख्या है? -1 नहीं है, नहीं है पूर्ण संख्या, है ना। ये तो आ गया भाई निगेटिव में, और पूर्ण संख्या तो 0 से ही शुरू होती है, निगेटिव में कहाँ जाती है। तो ये क्या है, -1 है, तो हमें नहीं मिलेगा पूर्ण संख्या। ठीक है, तो संवरक वाला तो ये संवरक नियम था ना, तो संवरक वाले में तो ये क्या हो गया, फेल हो गया। ये था संवरक। ठीक, तो संवरक में हमने क्या देखा कि अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, दो पूर्ण संख्या हमारे पास हैं और एक संख्या में से हम दूसरी पूर्ण संख्या को घटा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें पूर्ण संख्या ही मिले। ठीक, अगर हम 3 में से 2 को घटाते तब तो हमको मिल जाता है 1, लेकिन 2 में से 3 को घटाएंगे तब 1 नहीं मिलेगा हमें। और यही चीज़ अगर जब ये नहीं हुआ तो क्रम विनिमय कहाँ से होगा, तो क्रम विनिमय भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्रम विनिमय में क्या होता है, क्रम विनिमय में क्या होता है, क्रम विनिमय में कहता है कि अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, दो मान लो एक है 2 और दूसरी है 3, तो 2 - 3 बराबर क्या होना चाहिए, 3 - 2, a - b बराबर b - a। तो क्या यह होगा, तो 2 में से 3 घटा रहे तो -1 आ रहा है, 3 में से 2 घटा रहे तो 1 आ रहा है, तो ये भी नहीं बराबर हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है, ये भी बराबर नहीं हो रहा है, ये भी माइनस में आ रहा है, तो क्रम विनिमय भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि a - b बराबर नहीं बराबर है, नॉट इज इक्वल टू, a - b नॉट इज इक्वल टू b - a। ठीक, ये लिखेंगे। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, तीसरा आपका वही है तत्समक वाला, है ना। तीसरा क्या है, तत्समक इसका नहीं है। ये तो है कि अगर किसी भी पूर्ण संख्या में से हम 0 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 को घटाने जैसे 2 में से भी अगर हम 0 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। तो ये तो सही हो जाएगा जो है, अगर हम कहेंगे तत्समक वाला, घटाने का तत्समक, तो घटाने का तत्समक वाले में तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a - 0 अगर हम करेंगे तो हमें a ही मिलेगा। ठीक है, चौथा वाला क्या है, योग का वो साहचर्य प्रगुण वाला जो है। ठीक है, तो घटाने के साहचर्य प्रगुण में क्या होगा, घटाने का साहचर्य प्रगुण, साहचर्य प्रगुण, इसमें क्या होगा, अगर इसमें हम देखें तो अगर हमारे पास क्या है, 3 संख्याएं हैं, 2, 3 और 5। ठीक है, तो 2 - 3 - 5 अगर हम इस तरह से लिखें तो क्या ये इसके बराबर होगा, 2 - 3 - 5 के। तो देखते हैं कर भी क्या सकते हैं। तो ये है 2 माइनस ऐसे ही लगा है, ये क्या लिखा हुआ है, 3 - 5, यही तो लिखा है 3 - 5। तो -5 में से ये 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -2। क्या बचेगा यहाँ पर अंदर, -2 बचेगा, और और इधर क्या हो जाएगा, -3 है और +2 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1 बचेगा।
जब -1 में -5 हम जोड़ेंगे तो उधर हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2 4, और ये क्या हो जाएगा -1 -5 हो जाएगा -6। तो इधर आया 4 और इधर आया -6, जो कि क्या है, बराबर नहीं है किसी भी कीमत पर। तो ये भी नियम क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, ये भी अगर हमें लिखना हो तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि a - b - c नॉट इज इक्वल टू a - b - c। ठीक, ये हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए इसमें क्या था, कहने का मतलब अगर हमारे पास भाई दो पूर्ण संख्याएं हैं और हम उसको क्या कर रहे हैं, घटाने की कोशिश कर रहे हैं एक संख्या में से दूसरी संख्या, तो ज़रूरी है कि हमारे पास पूर्ण संख्या ही आए। तो भैया दो में से अगर हम तीन, दो क्या है, पूर्ण संख्या है, तीन भी पूर्ण संख्या है, दो में से अगर हम तीन को घटा रहे हैं तो कहाँ पूर्ण संख्या आ रही है, तो ये गलत हो गया, नियम फ्लॉप हो गया। क्रम विनिमय में अगर पूछ रहा है, क्रम विनिमय में अगर पूछ रहा है तो कह रहा है कि अगर हम पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा रहे हैं तो क्या वो उसी के बराबर आएगा जो दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाने पे आएगा। तो दो में से तीन को हम घटाएंगे तो आएगा -1, और तीन में से दो को घटाएंगे आएगा +1, तो ये भी नहीं होगा। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर अगला सवाल क्या है, सवाल नहीं है, ये है रूल, क्या है, तत्समक वाला है। तो तत्समक में क्या होगा कि किसी संख्या में से अगर हम 0 को घटा रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है, वही संख्या मिल रही है, तो ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर क्या है, घटाने का साहचर्य प्रगुण। तो साहचर्य वाले में क्या था, अगर हमारे पास तीन संख्याएं हैं तो a - b - c करने पर हमें क्या मिले, a - b - c मिले। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि अगर हम दूसरी संख्या में से तीसरी को घटा लें, उसके बाद में उसको जो आए पहली संख्या से घटाएं, तो क्या है, उसी के बराबर होगा जो हमें पहली संख्या से घटाने, दूसरी संख्या को घटाने पे जब जो आए उसमें से अगर हम तीसरी संख्या घटाएंगे तो क्या ये उसके बराबर होगा, तो नहीं होगा। वो भी हम करके देख लिए, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, अब क्या है, अब है गुणन का संवरक नियम। क्या है, गुणन का। अब हम पढ़ेंगे गुणा वाला। ठीक है, गुणा का प्रगुण। तो इसमें क्या आएगा, पहला गुणन का संवरक नियम। कहने का मतलब क्या है भाई, कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर हमारे पास दो पूर्ण संख्याएं हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो पूर्ण संख्याएं 2 और 3, ठीक, 2 × 3, अगर हम इसको गुणा कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, पूर्ण संख्या ही तो मिल रहा है ना, पूर्ण संख्या ही है भाई 6। अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल क्या होगा, और बड़ी पूर्ण संख्या ही होगी। तो क्या हो जाएगा कि अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमें पूर्ण संख्या ही मिलेगी, ये बात सही है। ठीक, दूसरा क्या है, गुणन का क्रम विनिमय। वही गुणन का क्रम विनिमय। तो इसमें क्या होगा, कहने का मतलब हमारे क्या है कि चाहे हम 2 को 3 से गुणा करें, चाहे हम 3 को 2 से गुणा करें, दोनों बराबर ही होगा किसके, 6 के। ठीक, कहने का मतलब है a × b = b × a। ठीक, ये है, चाहे हम 2 को 3 से गुणा करें, चाहे हम 3 को 2 से गुणा करें, आएगा हमारा 6 ही। तो ये चीज़ क्या है, गुणन प्रगुण में क्रम विनिमय भी ठीक है।
ठीक, लागू होता है। तीसरा क्या है, शून्य का गुणन प्रगुण। तो देखिए शून्य का गुणन प्रगुण क्या होता है, शून्य का गुणन प्रगुण। तो आप जानते हैं कि शून्य मतलब क्या है, जीरो है, और जीरो को किसी भी पूर्ण संख्या से अगर हम गुणा करें तो क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा। खाली पूर्ण ही नहीं, किसी भी संख्या से हम गुणा करेंगे तो जीरो होगा। तो जो किसी संख्या से गुणा करेंगे तो पूर्ण संख्या से अगर करेंगे तो भी जीरो होगा। ठीक, जीरो एकम जीरो, जीरो दूना जीरो, जीरो तिया जीरो, जीरो चौका जीरो, कुछ भी करेंगे तो आएगा क्या, जीरो। चाहे 1,00,000 को जीरो से गुणा कर दोगे तो भी जीरो ही आ जाएगा। गुणन का तत्समक अवयव क्या होता है, गुणन का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका बस इतना सा मतलब है कि अगर हमें कोई पूर्ण संख्या दी हुई है ए मान लीजिए, और उसको जब हम 1 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, वही पूर्ण संख्या मिलेगी। ठीक, यही तो होगा, किसी भी पूर्ण संख्या को अगर 1 से गुणा करेंगे आप तो क्या मिलेगा, वही पूर्ण संख्या मिलेगी, और तो कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, वही पूर्ण संख्या मिलेगी और कुछ आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर हमें वही संख्या मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, गुणन का तत्समक अवयव। अगला क्या हो जाएगा आपका, गुणन का साहचर्य प्रगुण। तो ये भी इसमें लागू होगा, साहचर्य प्रगुण। कहने का मतलब क्या है कि चाहे ए गुणे बी गुणे सी करो, चाहे ए गुणे बी पहले कर लो और उसके बाद में गुणे सी करो, दोनों ही बराबर होंगे। चाहे 2 गुणे 3 गुणे 4 करो, चाहे 2 गुणे 3 और गुणे 4 करो, दोनों केस में उत्तर क्या आएगा, 3 चौक 12 को 2 से करोगे तो भी 24 आएगा, और 2 तिया 6 को 4 से करोगे तो भी 24 आएगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर क्या करता है, ये भी यहाँ पर सही है, ये भी लागू होता है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। ठीक, छठवां अगर हम कहें तो क्या है, गुणन संक्रिया पर योग का वितरण नियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये क्या होता है, तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि a गुणे b प्लस सी है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं प्लस ए सी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था उसमें भी, जब मैं वो पढ़ा रहा था बीजीय व्यंजक वाला चैप्टर, तब भी मैं बताया था कि अगर x यहाँ लिखा है और अंदर इसके 2 संख्या लिखी हुई हैं तो x से इसमें भी गुणा होगा, x से इसमें भी गुणा होगा, है ना, यही बताया था हमने। तो अगर हमारे पास 3 दिया हुआ यहाँ पर और 3 से कह रहा है 4 + 5 में गुणा करिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 चौक मतलब 3 से 4 में भी गुणा हो सकता है, इससे ये भी हो सकता है, प्लस क्या हो सकता है, 3 से 5 में भी गुणा हो सकता है। ठीक, इस तरह से भी हो जाएगा। चाहे इसको ऐसे जोड़कर लिखोगे तो भी वही आएगा, 4 5 9 3 27, और इसको इस तरह से लिखोगे तो भी क्या होगा, 3 चौक 12 और 3 5 15, और 12 और 15 क्या हो जाएगा, 27। ठीक है, तो उस तरह से भी आएगा और इस तरह से भी। तो ये भी यहाँ पर क्या है, ये भी यहाँ पर ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, गुणन पर योग का वितरण नियम। क्या बोलते हैं, गुणन पर योग का वितरण नियम। और गुणन पर है तो सॉरी योग का है तो घटाने का भी होगा। ठीक है, तो गुणन पर घटाने का वितरण नियम। तो जैसे यहाँ पर प्लस है अंदर, ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा।
ए गुणे बी माइनस सी। ठीक, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ए को पहले बी से कर लेंगे तो ए बी, और माइनस लगा है, माइनस लगा दिए, ए को सी से कर दिए ए सी। ठीक, जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2 गुणे में है 4 माइनस 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 4 माइनस 2 गुणे 3। तो ये क्या आ जाएगा? 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1, 1 दूना होता है 2, और इधर क्या आ जाएगा? 2 चौका 8 और 2 तिया 6, 8 में से 6 घटाएंगे तो भी 2। ठीक, तो ये भी सही है। अब इतना मैं मिटा रहा हूँ पहले। अब क्या है? भाग की संक्रिया है। क्या है? पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। ठीक, तो इसमें क्या होगा? कहने का मतलब क्या है कि किसी भी पूर्ण संख्या को अगर हम किसी भी पूर्ण संख्या को अगर हम 1 से भाग करें, जैसे मान लीजिए कि कोई भी पूर्ण संख्या 5 है और 5 को अगर हम 1 से भाग करें तो हमें क्या मिलेगा? वही संख्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 1 पंचे 5। तो किसी भी पूर्ण संख्या को अगर हम 1 से भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वही पूर्ण संख्या मिल जाएगी। ठीक, वही पूर्ण संख्या मिल जाएगी। तो ये है 1 वाला। फिर क्या है? अगर कोई भी हमारे पास लिखा हुआ है, ये तत्समक अवयव वाला है समझ लीजिए, और 0 से अगर हम क्या है? 0 को अगर हम किसी से भाग करते हैं, 0 को अगर हम किसी भी पूर्ण संख्या से भाग करते हैं, ये तो था क्या कि किसी भी पूर्ण संख्या को अगर हम 1 से भाग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? वही पूर्ण संख्या मिल जाएगी। अब किसी भी पूर्ण संख्या से 0 को अगर भाग करेंगे तब क्या मिलेगा? तब 0 ही मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। मान लीजिए 0 लिखा हुआ है, 5 से इसको भाग कर रहे हैं तो 5 0 0, तो 0 ही तो आया भागफल में, तो वही 0 है। ठीक, तो ये हो गया आपका, ये पहला था, ये आपका हो गया दूसरा। और तीसरा आपका क्या है कि किसी भी पूर्ण संख्या को अगर हम उसी पूर्ण संख्या से भाग करें, मान लीजिए है W, और W को अगर हम W से करेंगे तो क्या आएगा? तो हमको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। जैसे हमारे पास है कोई भी पूर्ण संख्या 5 है और इसको अगर हम 5 से भाग करें तो क्या मिलेगा? 5 एकम 5, तो 1 ही तो मिलेगा। क्या होता है? कहने का मतलब कि 5/5 है तो ये क्या हो जाते हैं? कट ही तो जाते हैं, तो 1 ही तो आता है ना? तो इतना था। ठीक है, और यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, तो फिर हम दोबारा से समझा देंगे। तो ये 2 चैप्टर जो था आपका, इन 2 चैप्टर में इतना था। अब अगली क्लास जो है तो उसमें हम क्या बताएंगे? जो क्या होती हैं परिमेय संख्याएं होती हैं, उनका संख्या रेखा पर थोड़ा सा बताएंगे। कि इसका भी बताऊंगा, पूर्ण संख्या जो होती है इसको संख्या रेखा पर कैसे जोड़ा घटाया जाता है, कैसे इसका गुणा भाग होता है, तो थोड़ा सा इसको बताऊंगा। और क्या बताऊंगा? परिमेय संख्याओं के जो जोड़ घटाना गुणा भाग होता है वो बताऊंगा। ठीक है, एक क्लास इसमें मैं लगा दूंगा, और एक क्लास लगा दूंगा मैं बॉड मास के लिए। ठीक है, एक क्लास में किस लिए लगाऊंगा? बॉड मास के लिए, उसमें उसके क्वेश्चन कराऊंगा। बॉड मास में कुछ देखिए समझाने लायक तो बचा नहीं है। बॉड मास में इतना तो सब जानते ही हैं, तो उसके केवल क्या करने हैं? क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवाने हैं।
बाकी बॉड मास तो हर जगह यूज ही होता है भाई, बीजीय व्यंजक में भी यूज होता है, यहाँ भी जहाँ भी आप ब्रैकेट दिखता है, जहाँ भी प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एक साथ देखते हैं तो वहाँ पे बॉड मास का यूज होता ही है। तो बॉड मास का यूज हर जगह ही होता है, हमेशा हम लोग करते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सीधे उसके क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, बॉड मास वाले। तो ठीक है, आज की ये क्लास यहीं तक रखते हैं। और अगर अभी तक सेशन को आप लोगों ने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक, और थोड़ा जुकाम की तरह की लग रहा है कि हाँ जुकाम हो रहा है, ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, तो जा रहे हैं, थोड़ा आराम करेंगे। ठीक है, तो आज की ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब अगली क्लास में। ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट। उल्टा सीधा जैसा भी है सब अरेंज कर लेना। ठीक, नमस्कार, शुभ रात्रि।